जुत्सु काइसेन्स पावर सिस्टम इज वे मोर डीपर देन यू थिंक। पहली बार देखने पे पावर सिस्टम नारुतो के पावर सिस्टम जैसे ही लगता है, जैसे वहाँ पर चक्रा है, यहाँ पर कर्ज एनर्जी है, बट ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन है। एंड जुत्सु काइसेन का पावर सिस्टम बहुत ज्यादा डीप जाता है। यहाँ पे छोटी सी छोटी चीजों के पीछे भी रीजन दिया गया है। एंड ट्रस्ट में जब तुम पावर सिस्टम को समझने के बाद जुत्सु काइसेन देखते हो तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट होता है। एंड इस वीडियो में मैंने जुत्सु काइसेन के पावर सिस्टम को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में, मगर फिर भी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो ही जाएगी, तो तुम प्लीज पूरी देख लेना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आता है कर्स एनर्जी। कर्स एनर्जी बेसिकली क्रिएट होती है नेगेटिव इमोशन से, सच एज एंगर एंड ग्रीफ। अब ये इमोशंस तो सभी ह्यूमंस के पास होते हैं, यानी कि कर्स एनर्जी भी सबके पास हो सकती है। लेकिन ये कर्स एनर्जी जब एक सर्टेन लेवल से ज्यादा हो जाती है तो वो इंसान कर्स्ड स्पिरिट्स को देख सकता है, बट ये चीज ह्यूमंस में काफी रेयर है। एंड एक जुजुत्सु सॉर्सरर बनने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि अगर तुम कर्स्ड स्पिरिट्स को देख ही नहीं पाओगे तो तुम उनसे लड़ोगे ही कैसे। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि माकी। गाली नहीं दे रहा हूँ, माकी सेंपाई की बात कर रहा हूँ। हाँ, वही स्प्लिट वाली। और तो कुछ याद होगा नहीं तुम्हें माकी के बारे में। एंड जुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में सभी चीजें कर्स एनर्जी का अराउंड ही इवॉल्व करती है, फिर वो चाहे विलन्स हो, इनकी टेक्निक्स हो, कोई भी चीज हो, सबके सब कर्स एनर्जी से रिलेटेड है। अब कर्स एनर्जी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली कर्स टेक्निक्स, बेसिकली जो भी एबिलिटीज जुत्सु सॉर्सरर्स यूज करते हैं इस कर्स एनर्जी को यूज करके वो कर्स टेक्निक्स के अंडर आती हैं। एंड फिर आती हैं कर्स्ड स्पिरिट्स। जो भी विलन्स हमने अब तक जैसे कि में देखे हैं सारे ही कर्स्ड स्पिरिट्स ही होते हैं, एंड वो सभी कर्स एनर्जी से ही क्रिएट होते हैं। फिर आती है रिवर्स कर्स एनर्जी। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन इसका की रोल होने वाला है सीजन 2 में, तो इसे मिस मत करना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कर्स्ड स्पिरिट से। जो भी कर्स्ड स्पिरिट्स हम जेजेके के वर्ल्ड में देखते हैं वो भी इस कर्स एनर्जी से ही क्रिएट होती हैं। बेसिकली वो सभी लोगों के नेगेटिव इमोशंस का मैनिफेस्टेशन होती हैं, एंड जितना ज्यादा नेगेटिव इमोशन होगा उतना ही ज्यादा वो कर्स्ड स्पिरिट स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। जैसे कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर कर्स्ड स्पिरिट बहुत ज्यादा बनती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नेगेटिव इमोशन जैसे कि एंगर, ग्रीफ, फियर फील कर रहे होते हैं। तो ऐसे में कर्स्ड स्पिरिट्स के लिए वो एक हॉटस्पॉट बन जाता है। ज्यादातर कर्स्ड स्पिरिट्स ऐसी होती हैं जिनमें अकल नहीं होती, वो सिर्फ घूमती रहती हैं, लोगों को परेशान करती रहती हैं। लेकिन कुछ स्पिरिट्स ऐसी होती हैं जो कि मेंटली भी बहुत ज्यादा स्मार्ट होती हैं। ऐसी स्पिरिट्स तब क्रिएट होती हैं जब कलेक्टिवली बहुत सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर नेगेटिव इमोशन फील करते हैं। जैसे कि मान लो कल को किसी जगह पे भूकंप आ गया एंड उस वजह से बहुत सारे लोग मर गए, तो अब जितने भी लोग बचे रहेंगे उनके मन में उस भूकंप को लेकर बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होंगे। तो ऐसे में उससे जो स्पिरिट बनेगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी एंड साथ ही साथ स्मार्ट भी होगी। अब आती है रिवर्स कर्स एनर्जी। ये काफी ज्यादा रेयर फिनोमेना है, एंड कुछ गोजो लेवल के कैरेक्टर्स इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। एज ए सेड की कर्स्ड एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी है, एंड जब हम इस नेगेटिव एनर्जी को दूसरी नेगेटिव एनर्जी से इन्फ्यूज करते हैं तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये ऐसे समझो कि तुमने मैथ्स में बचपन में पढ़ा होगा, जब हम एक माइनस को माइनस से जोड़ते हैं तो वो प्लस बन जाता है। सेम यहाँ पर हो रहा है, जब हम नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है। एंड इस पॉजिटिव एनर्जी का यूज अब किया जा सकता है अपने वुंड्स को हील करने के लिए। इसका काफी अच्छा यूज सीजन 2 में होने वाला है, तब तुम इसे शायद और बेटर तरीके से समझ जाओगे। एंड इस कर्स एनर्जी का यूज करके तुम अपनी टेक्निक्स को भी बदल सकते हो। तो अगर तुम उसी टेक्निक को इस वाली एनर्जी का यूज करके करोगे तो वो टेक्निक रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो कर्स टेक्निक की एनर्जी होती है वो 2 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। आते हैं सबसे बड़े यूज पे, और वो है कर्स टेक्निक्स। कर्स टेक्निक्स बेसिकली ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनको तुम परफॉर्म कर सकते हो कर्स एनर्जी का यूज करके। कर्स एनर्जी बेसिकली फ्यूल होती है तुम्हारी उस टेक्निक के लिए। इसे ऐसे समझो जैसे कि मान लो कर्स एनर्जी एक इलेक्ट्रिसिटी है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं, जैसे कि हम इससे एसी चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं। सेम वैसे ही कर्स एनर्जी एक फ्यूल होती है जिसका यूज तुम कोई भी तरीके की टेक्निक के लिए कर सकते हो। अब ये टेक्निक्स भी अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले आती है आईनेट टेक्निक्स। आईनेट टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि किसी इंसान के साथ बर्थ से ही जुड़ी हुई होती हैं, एंड ये उस इंडिविजुअल के लिए एक्सक्लूसिव टेक्निक्स होती हैं, एंड कोई और इंसान के लिए उसे कॉपी कर पाना इज नियरली इम्पॉसिबल। एंड यूजुअली बच्चे अपनी टेक्निक्स को 5-6 की एज तक अवेकन कर लेते हैं, एंड ट्रेनिंग के साथ वो इसे और ज्यादा मास्टर कर सकते हैं। किसी भी सॉर्सरर के लिए उसकी जो आईनेट टेक्निक्स होती हैं वो उसकी ओवरऑल एबिलिटीज का सबसे बड़ा पार्ट होती हैं, क्योंकि एक तरीके से ये उसके लिए एक एक्सक्लूसिव मूव है जिसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए नोबारा की जो स्ट्रॉ डॉल वाली टेक्निक होती है वो भी आईनेट टेक्निक्स के अंडर ही आती है, जिसे नोबारा के अलावा किसी और के लिए परफॉर्म करना इज नियरली इम्पॉसिबल। फिर आती है इनहर्टेड टेक्निक्स। एज द नेम सजेस्ट ये टेक्निक्स इनहर्टेड होती हैं, यानी कि तुम्हें अपनी फैमिली लाइन से मिली हुई होती हैं। जुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में बहुत सारी डिफरेंट फैमिलीज एंड क्लैन्स होती हैं, एंड सभी फैमिलीज या क्लैन की अपनी अपनी स्पेशल टेक्निक्स भी होती हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होते रहती हैं। ये टेक्निक्स आईनेट टेक्निक्स की तरह किसी इंडिविजुअल के लिए एक्सक्लूसिव नहीं होती है, लेकिन ये फैमिली के लिए एक्सक्लूसिव हो सकती है। हालांकि इसको किसी और के लिए सीखना आईनेट टेक्निक्स जितना मुश्किल नहीं होता है। कोई और इंसान भी इसे सीख सकता है, लेकिन उसके लिए सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इनुमाकी सेंपाई। इनुमाकी सेंपाई की जो कर्स्ड स्पीच वाली टेक्निक है वो भी इनहर्टेड टेक्निक ही है। इसके अलावा जो गोजो की लिमिटलेस है या फिर फुशिगोरो की जो शैडो समन करने वाली टेक्निक है ये
भी इनहर्टेड टेक्निक के अंडर ही आती हैं। अब लास्ट में आती है बैरियर टेक्निक्स। ये काफी सिंपल है। बेसिकली इसमें तुम कर्स एनर्जी का यूज करके कोई वॉल या फिर बैरियर क्रिएट करते हो। एंड ये टेक्निक बिल्कुल भी एक्सक्लूसिव नहीं होती है। कोई भी इंसान जिसके पास कर्स एनर्जी है वो इसका परफॉर्म कर सकता है। हालांकि ये बैरियर्स भी अलग टाइप के हो सकते हैं, तो कोई बहुत ईजी भी हो सकते हैं एंड कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी। इन बैरियर्स का यूज मोस्टली किसी जगह को सील करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो किसी जगह पे अटैक हुआ है तो उस जगह को सील करने के लिए किया जाता है ताकि कोई और इंसान इसके अंदर ना आ जाए एंड वो जो कर्स्ड स्पिरिट है वो यहाँ से कहीं बाहर ना भाग पाए। इसके अलावा इसका यूज अपने ओपोनेंट को ट्रैप करने के लिए भी किया जा सकता है। तुम्हें याद होगा कि सीजन 1 में एक बड़ा सा बैरियर क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर गोजो नहीं जा पाता, वो भी इस बैरियर टेक्निक के अंदर ही आता है। इसके अलावा जो मीवा परफॉर्म करती है वो सिंपल डोमेन के अंदर आता है एंड जो गोजो, साकुना एंड माहितो परफॉर्म करते हैं वो डोमेन एक्सपेंशन के अंदर आता है। मैंने डोमेन एक्सपेंशन पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो तुम उसे जाके देख सकते हो और अच्छे समझने के लिए। स्टिल विद मी? वेरी गुड। बस थोड़ा सा और बचा है। इन कुछ मेन स्ट्रीम चीजों के अलावा भी कुछ चीजें आती हैं जो कि कर्स्ड एनर्जी से ही रिलेटेड है। जैसे कि सबसे पहले आती है बाइंडिंग वाव। अब बाइंडिंग वाव को मैं बिना स्टोरी को स्पॉइल किए एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसके लिए एग्जांपल देने पड़ जाएंगे एंड ऐसे में स्टोरी स्पॉइल हो जाएगी। लेकिन इन सिंपल वर्ड ये समझ लो कि ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जो कि तुम खुद से या फिर किसी और से भी कर सकते हो। एंड ये एग्रीमेंट आता है एक एडवांटेज एंड एक डिसएडवांटेज के साथ। बाइंडिंग वाव का सबसे इजी एग्जांपल है किसी को अपनी एबिलिटीज एक्सप्लेन करना। अब तुम जब अपनी एबिलिटीज किसी को एक्सप्लेन कर रहे होते हो तो इससे जो तुम्हारी एबिलिटी की स्ट्रेंथ है, जो तुम्हारी कर्स एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही होती है। तो ये तुम्हें इसका एक एडवांटेज मिल गया। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी तुम्हें मिलेगा कि सामने वाला वो तुम्हारी एबिलिटी को जान चुका है एंड वो प्रिपेयर हो सकता है। एंड ये मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड में समझाया है। दूसरे के साथ बाइंडिंग वाव करने के बाद अगर तुमने वो वाव बीच में ही तोड़ दिया तो इसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो अननोन होते हैं, यानी कि कोई भी नहीं जानता है कि तुम्हारे साथ कितना बुरा हो सकता है। जिस वजह से चाहे कोई भी कैरेक्टर कितना ज्यादा स्ट्रांग रहे वो बाइंडिंग वाव तोड़ने से पहले डरते हैं। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है वो आती है हेवनली रेस्ट्रिक्शंस। एज द नेम सजेस्ट ये एक तरीके की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन जैसे कोई इंसान नहीं करता, इसे गॉड, फेट या फिर डेस्टिनी नहीं करती है। एंड बाइंडिंग वाव की तरह ये भी एक एडवांटेज एंड एक डिसएडवांटेज के साथ आता है। एंड ये जो रेस्ट्रिक्शन होता है ये बचपन से किसी इंसान के साथ जुड़ा हुआ होता है। एग्जाम्पल के साथ समझो, जैसे कि माँ की सिंपाई है। माँ की सिंपाई कर्स एनर्जी यूज नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास कर्स एनर्जी है ही नहीं। इनफैक्ट वो कर्स्ड स्पिरिट्स को भी देख नहीं सकती, वो इसके लिए एक स्पेशल चश्मा यूज करती है। तो माँ की सिंपाई भी इसका एग्जाम्पल है। माँ की सिंपाई पे हेवनली रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, लेकिन इन रिटर्न उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इजीली किसी के भी साथ कम्पीट कर सकती है। इसके अलावा तुमने जो मेकामारू देखा था उसकी जो अजीब सी बॉडी थी वो भी हेवनली रेस्ट्रिक्शन का ही रिजल्ट है। आई होप तुम अब तक सब समझ गए होंगे। अब इसके अलावा कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं जैसे कि ब्लैक फ्लैश, लेकिन उन्हें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैं उसे एक्सप्लेन करने बैठा तो फिर वीडियो 6 घंटे की हो जाएगी एंड डॉक्टर साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए मैं वो नहीं चाहता। तो जो भी छोटी मोटी चीजें बची हुई हैं या फिर इस वीडियो में भी जो चीजें हैं इन्हें मैं सेपरेट वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी जितना मैंने आज बताया है ये तुम्हारे लिए इनफ होगा शो को एंजॉय करने के लिए। आई होप मैंने जितना भी तुम्हें समझाया है वो तुम्हें समझ आ गया हो। एंड अगर तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आया है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे बता दूंगा। एंड तुम कमेंट करके ये भी बताना कि सबसे पहले तुम्हें इनमें से किस टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए। तो प्लीज एक लाइक एंड एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना एंड वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।